मेरा नाम रचना है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी खुशियों को मिट्टी में मिला दिया। उस समय मैं बहुत खुश थी और इस खुशी की वजह मेरी शादी थी, क्योंकि हर लड़की अपनी शादी से ही खुश होती है। मेरे लिए भी शादी की खुशी बहुत बड़ी खुशी थी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और घर में सब लोग शादी की शॉपिंग में बिजी थे। हर कोई मेरी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था और मेरे परिवार के सभी लोग बेहद खुश थे। घर में चारों तरफ रौनक थी और मुझे सब आशीर्वाद दे रहे थे कि मैं ससुराल में बहुत खुश रहूंगी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ससुराल में खुश रहना तो बहुत दूर की बात है, ससुराल में कुछ दिन गुजार लूँ वही मेरे लिए बहुत होगा। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे मेरा पति शादी की पहली रात मुझे घर से बाहर निकाल देता और मुझे डिवोर्स दे देता। मेरी सारी खुशियाँ चकनाचूर हो चुकी थी। वैभव मेरे पापा के दोस्त का लड़का था। वैभव हमारे घर में लंबे समय से रह रहा था और परिवार के सभी सदस्य उसे अच्छे से जानते थे। वो मेरे पापा के करीबी दोस्त का लड़का था और वो हमारे घर का एक हिस्सा बन चुका था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और सिर्फ उसके दादाजी थे जो इस दुनिया से जाते वक्त मेरे पापा से वादा लेकर गए थे कि वो उसका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखेंगे। शुरुआत में मैं भी उसे छोटे भाई की तरह ही देखती थी। वैभव देखने में बहुत ही स्मार्ट था। हमेशा मैंने उसे भाई की नज़र से देखा था। हालांकि वो मेरा भाई नहीं था। उसकी एक आदत थी, वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से ही काम रखता था। घर के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि वो बहुत मेहनती था और मेरे घर वालों की इज्जत किया करता था। पर मेरी शादी तय होने के बाद धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि अब वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगा था। अब उसके अंदाज में कुछ अलग दिखाई देने लगा था जो मुझे हैरान कर देने वाला था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ लोग बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते। मैं सोचती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और आखिर उसके पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर गई। मैं आपको अपनी कहानी ज़रूर बताऊंगी ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं एक बड़े हादसे से गुजरी हूँ। इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो मैं उसे एक अच्छा इंसान मानती थी जो मेरी परवाह करता है और मेरे साथ ईमानदार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली सच्चाई सामने आने लगी। उसने जो किया वो न सिर्फ मेरे विश्वास को तोड़ने वाला था बल्कि मेरे पूरे जीवन को हिलाकर रख देने वाला था। कई बार हमें उन लोगों पर विश्वास भी हो जाता है जो दिखने में अच्छे और सच्चे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही चलता रहता है। शायद उसकी कोई मजबूरी भी थी या शायद वो खुद ही ऐसा था। ये समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ भी उसने किया उसका असर सिर्फ मेरी ज़िंदगी पर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व पर पड़ा है। आपको मेरी पूरी कहानी बताने के लिए शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन दिल भारी हो जाता है जब उस हादसे की यादें ताज़ा होती हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ताकि आप समझ सकें कि कैसे किसी के साथ किए गए गलत कामों का असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से घर में काफ़ी हलचल मची हुई थी क्योंकि मेरी शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मेरे पापा ने खुद ही मेरे लिए रिश्ते की बात पक्की की थी और जिस लड़के से मेरी शादी होने जा रही थी वो लड़का मेरे पापा ने पसंद किया था। वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे और हर किसी को लगता था कि उनके साथ मेरा जीवन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। सभी का मानना था कि वो मेरे लिए एकदम सही है। मैं भी अपनी शादी को लेकर उत्साहित थी। घर की सभी औरतें हर दिन बाजार जाकर खरीदी में व्यस्त थीं और रोज कुछ न कुछ नया खरीदा जा रहा था। जैसे लड़कियां अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड होती हैं, मैंने भी अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने सजाए थे। पापा और भैया काम पर जाते थे, इसीलिए दिन में घर में ज़्यादा लोग नहीं होते थे। मेरी दीदी भी कुछ दिनों से हमारे घर आकर रहने लगी थी क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे। मैं अक्सर उनके बच्चों को अपने पास रख लेती थी ताकि दीदी भी शॉपिंग का मौका मिल सके। मम्मी, भाभी और दीदी तीनों मिलकर बाजार चली जाती थी। जब वे बाहर जाती थी तो मैं घर के दरवाजे को अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लेती थी ताकि अधिकतर समय मैं अकेले ही घर पर रहती थी। आज वैभव भी ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। वैभव भी किचन में आ गया था और मुझे चाय बनाने का कहने लगा। मैंने उसके लिए भी एक कप चाय बढ़ा ली थी। जैसे ही मैंने चाय बनाई, चाय की महक से थोड़ी ताजगी महसूस हुई। मैंने अपने लिए एक कप चाय डाला और वहीं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर पीने लगी। खिड़की से बाहर का दृश्य देखकर मन को थोड़ी शांति मिली। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था।
घर में गहराती शांति और अकेलापन महसूस करते हुए मैंने सोचा कि जब सभी वापस आएंगे तो घर फिर से चहल पहल से भर जाएगा। दीदी के बच्चे भी खेलते कूदते पूरे घर में दौड़ने लगेंगे और मम्मी, दीदी, भाभी शॉपिंग के बारे में बातें करेंगी। चाय खत्म करते हुए मैंने किचन को थोड़ी सफाई दी और सोचा कि जब तक बाकी के लोग घर वापस आएंगे तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और धीरे धीरे आंखें बंद करके कुछ पल के लिए आराम करने लगी। कुछ आहट से मेरी आंख खुली थी। तब मैंने देखा कि वैभव खड़ा हुआ मुझे उलझन भरी नजरों से देख रहा था। जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव दिखाई दिए जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों वो आज मुझे इतनी गहराई से देख रहा था, और वो भी सर से लेकर पैर तक। उसकी नज़रें मुझे असहज कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उसकी इन हरकतों को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाया था। एक पल के लिए तो मुझे उसकी नज़रों से डर महसूस होने लगा। मैंने तुरंत अपना उड़ा हुआ दुपट्टा ठीक किया, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे विचलित कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी मुझे इस तरह से नहीं देखा था। यहाँ तक कि वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था, लेकिन आज उसकी नजरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। मैं उसकी इन बदली हुई नजरों से बेहद घबराई हुई थी। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था या वो सच में कुछ अलग महसूस कर रहा था? मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी नजरें मेरे ऊपर टिकी रहीं और मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अजीब व्यवहार ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने धीरे से उससे नजरें चुराते हुए कहा, क्या बात है वैभव, तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। वैभव ने कुछ पल चुप रहकर मुझे देखा, फिर एक धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। उसकी आवाज में भी एक अजीब सा भाव था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने कहा, शायद तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, बाकी सब भी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। ये कहते हुए मैंने एक हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन दिल में हलचल अभी भी बनी हुई थी। हम सब एक ही घर में रहते थे और वो भी हमारे साथ कई सालों से रह रहा था, लेकिन उस दिन उसने मुझे जिस तरह से देखा वो बिल्कुल अलग ही था। उसकी नजरें गहरी और कुछ ज्यादा ही ठहरी हुई थी और वो मुझे सिर से पैर तक देखे जा रहा था। मैं इस नजर से बहुत असहज महसूस कर रही थी। आखिरकार मैंने उसे वहां से हटने के लिए कहा, तुम अपने कमरे में चले जाओ। वैभव ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, सोचती रही कि आखिर ये सब क्या था। मेरे मन में कई सवाल थे जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि कमरे की सफाई करते वक्त मेरा मोबाइल वैभव के कमरे में ही रह गया था। तो मैं अपने मोबाइल को लेने के लिए उसके कमरे में गई। तब वो सामने ही बेड पर लेटा हुआ था। उस वक्त उसने सिर्फ जीन्स पहनी हुई थी, बल्कि ऊपर से तो उसने शर्ट भी नहीं पहना हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मैंने अपनी नजरें झुका ली थी और मैं कुछ शर्मिंदा सी हो रही थी। मैं अपना मोबाइल लेकर जैसे ही पलटी, अचानक ही वैभव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। मैं उसकी हरकत को समझ नहीं पाई थी। उसकी आज की हर बात मुझे अजीब लग रही थी। ऊपर से उसको मुझे देखने का स्टाइल मेरे मन में डर जगा रहा था। पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि वैभव की हालत अब बहुत अजीब सी हो गई थी। वो हर टाइम गुमसुम सा रहता था और पता नहीं कहाँ पर खोया खोया सा रहता था। उसका ऐसा व्यवहार सबको हैरान कर रहा था। पहले वो परिवार के साथ थोड़ा बहुत वक्त बिताया करता था, लेकिन अब वो किसी से भी बात किए बिना सीधे अपने कमरे में चला जाता था। पापा भी इस बदलाव को देखकर परेशान हो गए थे। वो अक्सर पूछते थे कि वैभव को क्या हुआ है, अब वो इतना अलग थलग क्यों हो गया है, लेकिन हमें भी इसका कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था। कभी कभी जब वो खाने के लिए नीचे नहीं आता था तो हमें ही बार बार जाकर उसे बुलाना पड़ता था। वो अनमने भाव से नीचे आता, चुपचाप खाना खाता और फिर बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चला जाता। हम सभी इस बदलाव की वजह जानने के लिए परेशान थे। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई थी। वो इधर उधर देखते हुए अजीब तरह का व्यवहार करने लगा था। जब भी कोई उसे बुलाने के लिए जाता वो अचानक चौंक उठता था। मम्मी भी उसकी इन हरकतों के पीछे कुछ दिनों से गौर कर रही थी और अब उन्हें चिंता भी होने लगी थी कि आखिरकार उन्होंने पापा से कहा था कि वैभव के साथ ना जाने क्या हो गया है। मैं उसे कई दिनों से देख रही हूँ, लेकिन अब उसकी हालत और भी अजीब हो गई है। वो बिल्कुल बदल गया है। घर में होते हुए भी उसके होने का एहसास नहीं होता।
न तो वो हम लोगों के साथ बैठकर कोई बात करता है, न पहले की तरह हंसता बोलता है। अब वो किसी से बातचीत भी नहीं करता है। उसकी इस बेरुखी के बदले हुए व्यवहार ने सभी को परेशानी में डाल दिया था और हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। इसी बीच दरवाजे की बेल की आवाज सुनकर मैं वैभव के कमरे से बाहर आ गई। मम्मी, भाभी और दीदी बाजार से लौट आई थी। उन्होंने बताया था कि आज ससुराल वाले हमारे घर आने वाले हैं, इसीलिए वे समय से पहले आ गई थी। उनका कहना था कि ससुराल वालों के साथ शादी के संबंध में बातचीत करनी है। जब मैं हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो रही थी, मेरे मन में एक मिला जुला एहसास था। खुशी और उदासी दोनों ही थे। खुशी इसलिए थी क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। मैं शादी के लिए बेहद उत्साहित थी और अपने भविष्य के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। और उदासी इसलिए क्योंकि मैं अपने माता पिता और घर को छोड़कर जाने वाली थी। हल्दी की रस्म के लिए आने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ देखकर मन में अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थी। हर कोई मेरी खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन और हिचक भी थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं एक नए परिवार में शामिल हो रही हूँ और अपनी पुरानी यादों और रिश्तों को पीछे छोड़ रही हूँ। इस बदलते समय के साथ मुझे अपने नए जीवन की चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ इस नई शुरुआत का स्वागत कर रही थी। मैं अभी भी अपनी चिंताओं में डूबी हुई थी और साथ ही ये सोच रही थी कि ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। शादी से पहले सब लोग अच्छे नजर आते हैं, लेकिन शादी के बाद ही असली तस्वीर सामने आती है। मुझे ये भी चिंता थी कि मेरे होने वाले पति के साथ मेरा रिश्ता कैसा होगा। इसी बीच मेरी माँ ने बताया कि हल्दी की रस्म के लिए लोग थोड़ी देर में आने वाले हैं। हमें हल्दी के फंक्शन के लिए हॉल में जाना था, जहाँ मेरी और मेरे होने वाले पति की हल्दी एक साथ लगनी थी। सुबह से ही मुझे बुखार और जुकाम था क्योंकि सर्दियों में ठंड लग गई थी। फिर भी हम हॉल में चले गए और वहां की हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सब लोग खुश थे और हमने मिलकर बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई। गौरव देखने में बहुत ही हैंडसम और पढ़ा लिखा था। मुझे देखकर बहुत खुश लग रहा था। मैं भी उसे देखकर शर्मा रही थी और उसकी ओर देख नहीं पा रही थी। इस दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा और मेरी तबीयत खराब होने लगी। सभी मेहमान हॉल में मौजूद थे क्योंकि ज्यादातर हमारे मेहमान दूसरे शहरों से आए थे और हमारे घर में जगह की कमी थी, इसीलिए हमने फंक्शन हॉल को चुनना बेहतर समझा। सब मेहमान हॉल में मौजूद थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा सिर दर्द ही बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर आराम करने से मुझे बेहतर महसूस होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि इस दिन मेरी तबीयत का असर इस खास दिन पर न पड़े। जब मेरी माँ ने देखा मुझे बहुत तेज बुखार है, तो उन्होंने मुझे और वैभव को घर जाने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि हॉल में आराम नहीं मिल सकता और इस खास मौके पर मेरी तबीयत खराब होना सही नहीं है। माँ ने वैभव को कह दिया कि वो मुझे घर छोड़ने के बाद वापस आ जाए। वैभव मुझे गाड़ी में बिठाकर घर की ओर ले आया। मैंने देखा कि उसकी नजरें बार बार मुझ पर थीं और वो गाड़ी के शीशे से पीछे की तरफ देख रहा था। कुछ ही समय में हम घर पहुँच गए और वैभव मेरे साथ घर के अंदर आया। मुझे लगा कि शायद उसका कुछ सामान छूट गया है, लेकिन उसने बिना किसी बात के दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और सीधे अपने कमरे में चली गई क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और बुखार से बहुत गर्मी भी लग रही थी। मुझे दवा भी लेनी थी, लेकिन वैभव और मैं घर में ही थे और कोई मौजूद नहीं था। कमरे में दवा खोजते खोजते थक गई और आखिरकार मुझे दवा मिल गई। दवा खाने के बाद मैंने कपड़े बदल लिए और बैठकर सोचने लगी कि लड़कियों की जिंदगी कितनी अलग होती है। यही आंगन था जहां मैंने बचपन में खेल कूद किया था और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी। यही सोचकर मैं उदास हो गई थी। तभी अचानक मैंने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस की। जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ वैभव खड़ा था, लेकिन वो आज अलग ही नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने मुझे तेजी से अपनी ओर खींचा और मुझे पकड़ लिया। फिर मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैं बार बार उसे कह रही थी कि वो क्या कर रहा है और मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आवाज़ को अनसुनी कर रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वैभव की चुप्पी और अजीब हालत ने मेरे आत्मविश्वास को और भी तोड़ दिया। वो लगातार मुझसे चिपक रहा था और मैंने महसूस किया कि उसे रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी तरह इस स्थिति से बाहर निकलूं। मैं बार बार उसकी पकड़ को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उसे हिला भी नहीं पा रही थी।
फिर अचानक दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। मैं खुद को उसके कब्जे से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी और वो पुरुष था जो शारीरिक रूप से मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत था। ये सब कुछ मेरे लिए विश्वास करने के लिए बहुत कठिन था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरे आंसू बहने लगे और मुझे अपने आप पर काबू पाने में तकलीफ हो रही थी। मुझे डर था कि अगर किसी को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो मेरी शादी में दिक्कत और मेरे परिवार की परेशानी बढ़ जाएगी। मैंने खुद को संभालते हुए बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी मुझे बाहर लोगों की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद वैभव कमरे से जा चुका है। ऐसा लगता था कि सभी घर वापस आ गए हैं। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मेरी माँ और दीदी मेरे कमरे में आ गई। जब माँ ने मेरा चेहरा देखा तो वो हैरान हो गई और तुरंत समझ गई कि मुझे परेशानी है। उन्होंने सोचा कि मेरी तबीयत खराब है और ये मेरी हालत की वजह हो सकती है। माँ ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मुझसे पूछा कि क्या तबीयत और भी खराब हो रही है और मैं इतनी उदास क्यों दिख रही हूँ। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल है तो वो मुझे अगले दिन किसी और डॉक्टर के पास ले जाएगी ताकि दवाई से मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो सके। माँ की बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। माँ ने मेरे सिर को सहलाया और दीदी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने उनकी बात मान ली और बिस्तर पर आराम करने लगी, कोशिश करते हुए दर्द और बेचैनी कम हो। माँ और दीदी ने मेरे आसपास की हर चीज़ को सही से व्यवस्थित किया और मुझे यह महसूस हुआ कि अब इस मुश्किल समय में मेरा परिवार मेरे साथ है। मैंने उम्मीद की कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी शादी की खुशी को मैं पूरी तरह से महसूस कर सकूंगी। जब भी मैंने वैभव को देखा तो मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी। मेरा मन करता था कि मैं उसे मार दूं, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मेरी शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं, लेकिन मैं इनमें से किसी भी रस्म से खुश नहीं थी। मैं बिल्कुल बेजान महसूस कर रही थी, जैसे मैं एक रोबोट बन गई हूँ और लोग मुझे अपनी मर्जी से चला रहे हैं। मैंने बस वही किया जो लोग कह रहे थे। फिर मैं जब अपने ससुराल पहुंची और गौरव के हंसते हुए चेहरे को देखा तो मैंने कई बार अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। मुझे डर था कि अगर उसे पता चल जाता कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है तो शायद वो इस तरह से हंसने की बजाय मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर देता। मैंने खुद को संभालते हुए नए माहौल में समाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वैभव का अजीब व्यवहार और मेरी खुद की हालत मेरे दिमाग को लगातार घेर रही थी। ये सब कुछ मेरे लिए इतना कठिन था कि मैंने सोच लिया था कि इस नई जिंदगी को कैसे भी करके अपने तरीके से जीना होगा। मैंने अपने आप से वादा किया कि इस मुश्किल समय में मुझे अपना विश्वास बनाए रखना होगा और किसी भी हालत में खुद को कमजोर नहीं दिखाना होगा। मैंने धीरे धीरे नए माहौल में ढलने की कोशिश की और अपने अंदर के दर्द को बाहर छुपाने की कोशिश की। वैभव को पापा हमारे घर ले आए थे और दादा की मौत पर और भी ज्यादा खामोश रहने लगा था, क्योंकि उसके सारे ही अपनी दुनिया से जा चुके थे और वो हमेशा उदास रहता था, खोया खोया सा रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने माता पिता और दादा को खो दिया है, तो जैसे उसे जिंदगी से कोई दिलचस्पी खत्म होकर रह गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी पर्सनालिटी बदलती चली जा रही थी। पापा उसे सबके साथ घूमने मिलने के लिए कहते तो वो अपना दिल बहलाने की कोशिश कर लिया करता था। उसे हमारे घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। पापा ने उसको बिल्कुल अपना बेटा बनाकर रखा था, मगर वैभव को तो कोई चीज से खुशी नहीं करती थी। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था और वैभव अब जॉब पर लग गया था। इतनी कामयाबी पर भी उसका दिल खुश नहीं रहता था। जब वैभव अपने महीने की सैलरी मेरी मम्मी को लाकर देता था तो मम्मी ने उससे इनकार कर दिया था। मम्मी ने कहा था कि तुम इसे खुद पर खर्च करो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तो पहली बार मैंने वैभव को इमोशनल होते हुए देखा था। उसने मेरी माँ से गले लगकर कहा था कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप लोगों ने मुझे हमेशा माता पिता जैसा प्यार दिया है, मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मम्मी भी इमोशनल हो गई थी और उन्होंने उसको अपने गले लगा लिया था। वैभव अब अपनी सैलरी मम्मी को ही लाकर दिया करता था और मम्मी भी वैभव की सैलरी को संभाल कर रख दिया करती थी। वो इन पैसों को वैभव की शादी के लिए संभाल कर रख रही थी। वो कहती थी कि इन पैसों से वैभव की शादी होगी। वैसे तो भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम लोग नहीं रहे तो फिर उस बेचारे को संभालने वाला कौन होगा? बुरे वक्त में शायद उसका जुड़ा हुआ पैसा ही उसके काम आ जाएगा। उन्हीं दिनों वैभव बहुत खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहने लगी थी।
ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि इतना सीरियस रहने वाला इंसान भी इतना ज़्यादा खुश रहने लगेगा। मुझे इस बात का आइडिया भी नहीं था। और फिर कुछ टाइम गुजरा तो दोबारा से वैभव का बिहेवियर पहले जैसा हो गया था। वही सीरियस और अकेलापन जैसा, अब तो वो पहले से भी ज़्यादा सीरियस हो गया था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता लग गया था। लेकिन जब वैभव को पता चला कि मेरी शादी इस लड़के के साथ हो रही है, तो ये लड़का वैभव को पसंद नहीं आया था और उसने मेरे पेरेंट्स से कह दिया था कि रचना की शादी यहाँ पर मत करो। उसकी बात सुनकर मम्मी पापा तो हैरान रह गए थे। लेकिन ऐसा क्यों? इस बात का वैभव के पास कोई जवाब नहीं था। वैभव ने कहा था कि मैंने सुना है कि ये लड़का बहुत कम पैसे कमाता है। इस बात पर पापा ने गहरा सांस लिया और कहा कि बेटा, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी अच्छी जगह पर नौकरी लगी हुई है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि लड़की का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। हमारी रचना वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। मैं भी जब अपने होने वाले पति की फ़ोटो देखी तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, मगर ना जाने क्यों वैभव को इस रिश्ते पर बहुत एतराज़ हो रहा था। मम्मी पापा ने जहाँ से भी गौरव के लिए पता करवाया था, तो हर जगह से उन्हें यही सुनने को मिला था कि लड़का बहुत अच्छा है, और मम्मी पापा बेफिक्र हो गए थे। उनको लगा कि शायद वैभव को कोई गलतफहमी हो गई होगी। वैभव ने उस दिन के बाद बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में अपनी कोई एडवाइस नहीं दी थी। वो बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया था। और जब शादी से एक दिन पहले उसने मेरे साथ ही सब कुछ किया, तो मेरे लिए सब किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। जब मेरे पति ने उस रात मेरी कमर देखी तो वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। मैं उसको रोता हुआ देखकर घबरा गई थी। जब पलटकर मैंने उसे देखा तो वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, मगर वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। ना जाने उसे किस बात का गम था जो उसे रुला रहा था। मेरी कमर पर ऐसा क्या लिखा हुआ था कि जिस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तभी उसने मुझसे कहा कि तुम सो जाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं उसके उलझे हुए बिहेवियर पर हैरान और परेशान रह गई थी और रात भर यही सोचती रही कि मैं तो समझती थी कि मेरे पति को गुस्सा आएगा, मगर उसका रोना तो मेरी समझ से ही बाहर था। और मैं यही सब कुछ सोचते सोचते ना जाने कब गहरी नींद में चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मेरी सास ने मुझे अपने पति के साथ मेरे मायके भेज दिया, तो वहां जाने के बाद मैं वैभव का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे में गई। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मुझे उस वक्त उससे बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी, और ऊपर से मेरे पति का हैरान कर देने वाला बिहेवियर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। 2-3 घंटे वहां पर गुजारने के बाद मैं वापस अपने ससुराल अपने पति के साथ आ गई थी। लेकिन अब तो मेरी जिंदगी बदल कर रह गई थी। कुछ दिनों पहले तक तो मैं बहुत खुश थी, मगर अब तो जैसे मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे पति भगवान के आगे हाथ जोड़कर रो रो कर भगवान से प्रार्थना करता रहा था, और पता नहीं किस गलती की माफी मांग रहा होता था। और उसके हाथ जुड़े हुए होते तो उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते थे। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान और परेशान होती थी। ना जाने उसे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि उसका रोना कम ही नहीं होता था। जब भी वो मुझे देखता था तो प्यार से मेरे बालों को सहलाता था, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी ज़्यादा इज्जत होती थी, जिसे देखकर मैं नज़रें चुराने लगती और सोचने लग जाती कि अगर उसे सच पता चल गया तो न जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। उस दिन मैं सो रही थी और जब एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो मेरे पति के रोने की आवाज़ थी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था, भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था। मैं ये सब देखकर उठकर बैठ गई थी। ना जाने उन्हें ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से वो इतना बेचैन रहता था। उन्होंने जब मुझे जागता हुआ देखा तो वो हैरान रह गए थे और फिर मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो, और मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। अब मैं उनके इस रोने के बहुत तंग आ गई थी। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आखिर आप मुझे सब कुछ बताते क्यों नहीं? आखिर आपके साथ ऐसी कौन सी परेशानी है? और आप हमारी सुहागरात को भी मुझे देखकर रोने लगे थे, और आप अभी भी रातों को उठ उठ कर रोते हो। आखिर इस सब की क्या वजह है? इनके चेहरे पर अजीब से रंग फैल गए थे। वो मुझसे कहने लगे कि ये एक ऐसी बात है जिसे सुनकर शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको, मगर अब तो मैं इस बात को जानना ही चाहती थी। मैं कहने लगी कि अब तो मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर क्या बात है। तभी वो मुझसे कहने लगे कि मैं वैभव को काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ। कुछ टाइम पहले तक वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि अगर वैभव उनका दोस्त था तो फिर वैभव ने मेरी शादी गौरव से होने के लिए मेरे पेरेंट्स से मना क्यों किया था। मेरे पति की अगली बात ने मुझे चौंका कर ही रख दिया था। मेरे पति ने कहा कि हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे। मेरे पापा का बिजनेस था,
वो मुझे अपने साथ अपने ऑफिस में आने के लिए कहते थे, मगर मुझे जॉब करने का शौक था और मैं एक्सपीरियंस भी करना चाहता था, इसीलिए मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा था जहाँ पर वैभव था। उसी ऑफिस में एक लड़की थी जो बहुत गरीब थी और खूबसूरत थी और शरीफ फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं हमेशा से ही लड़कियों के साथ फ्लर्टी रहा था और जब मैं उस लड़की को देखा तो मेरा उस पर दिल आ गया था। मैं नहीं जानता था कि वैभव उस लड़की को पसंद करता है और मैं भी उस लड़की के पीछे था। मैंने उस लड़की को प्रपोज किया मगर उस लड़की ने इनकार कर दिया, मगर मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया था। जब एक दिन मैंने उस लड़की को बहुत तंग किया तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया और इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उस लड़की से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था और फिर एक दिन मुझे इस बात का मौका मिल गया। मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, शायद बारिश होने वाली थी। एक एक करके ऑफिस के सारे वर्कर्स चले गए थे और ऑफिस में सिर्फ वो लड़की और मैं ही रह गए थे। उस टाइम वो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे किसी के आने जाने का पता ही नहीं चला। वो वैसे भी सबसे लास्ट में ही घर जाती थी। जब मैंने देखा कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, बाहर सिर्फ गार्ड था, तो मैंने पैसे देकर गार्ड को खरीद लिया और उससे कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तो किसी को अंदर मत भेजना। और फिर मैंने उस लड़की का इस्तेमाल किया और उसकी इज्जत खराब कर दी और उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया। बाद में मुझे पता चला कि वैभव तो उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। फिर अगले ही दिन उस लड़की ने सुसाइड कर ली और मरने से पहले उसने वैभव को सारी बातें बता दी थी। उस दिन वैभव ने तुम्हारी कमर पर लिखा था कि दिल तो मेरा चाह रहा था कि तुमसे भी तुम्हारी खुशियां को इस तरह से छीन लूं जिस तरह तुमने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली थी, मगर क्या करूं, ये मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं और इसके घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अपने पति के मुंह से बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। इतने टाइम से मैं समझ रही थी कि वैभव ने मेरी इज्जत खराब कर दी है। इसका मतलब ये था कि मुझे गलतफहमी हुई थी और मैं बिल्कुल पवित्र थी। मगर मुझे अपने पति से बहुत बड़ी शिकायत थी कि उन्होंने एक लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं उनसे अपनी शिकायत रखी तो वो फिर से कहने लगे कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझे ना समझी में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये मेरे लिए कैसा पछतावा है जो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा और मैं अपनी उस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी थी और अब जो होना था वो तो हो चुका था और अब क्या हो सकता था। मेरे दिल से गलतफहमी दूर हो गई थी कि वैभव ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि वो तो मुझे अपनी बहन ही मानता था, जबकि उसने मौका होने के बावजूद भी मुझे छोड़ दिया था। और उसका ये एहसान था कि उसने मेरे पति से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बदला नहीं लिया था। मैंने भी अपने मायके जाकर वैभव से अपने पति की तरफ से माफ़ी मांग ली थी और उसे बता दिया था कि इस बात पर मेरे पति बहुत शर्मिंदा है। मेरी ज़िंदगी अपने पति के साथ अच्छी गुजर रही है, पर मेरे पति ने जो कुछ वैभव के और उस लड़की के साथ किया था, आज भी मुझे उस पर बहुत अफसोस है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।